नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों को लेकर, और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित सांघी हैं, पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, और साथ ही डॉक्टर सौरभ कालिया हमारे साथ हैं, गैस्ट्रो सर्जन है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमित, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हम पैनक्रियाज क्या है, सबसे पहले तो इसका जवाब। पैनक्रियाज, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारे शरीर में, और ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है, पेट के जस्ट नीचे की तरफ होती है। और ये दो मुख्य काम करती है। एक, हमारे खाना जो हम खाते हैं उसको पाचन क्रिया के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रेशंस करती है, और एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है उसको रिलीज करती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, जैसे आप लोग सब जानते हैं। तो जो इसका मुख्य कारण है वो खाना पचाने के एंजाइम्स सिक्रेशन का रोल होता है इसका। और पैनक्रियाटाइटिस क्या है, ये क्या आम है या फिर ये बहुत रेयर है? बेसिकली पैनक्रियाटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन यानी सूजन आना होता है। पैनक्रियाज ग्रंथि में जब सूजन आने लगती है उसको हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। ये दो तरीके का होता है। एक एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब कि कुछ इंजरी हुई और एकदम से उसके सिम्टम्स आ गए, तो इसको हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। और ये लगभग ये मान के चलिए कि 1 लाख की पॉपुलेशन है तो 7 से 10 लोगों के अंदर ये होता है। ये इसका लगभग इसकी प्रिवेलेंस या ये इतना कॉमन है। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस थोड़ा रेयर होता है, लेस कॉमन होता है, और मुख्यतः उन लोगों में मिलता है जो शराब का सेवन करते हैं। और डॉक्टर सौरभ, पैनक्रियाटाइटिस के लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि हम इससे फेस कर रहे हैं? पैनक्रियाटाइटिस, जैसे अमित जी ने बोला, बहुत कॉमन बीमारी है। तो ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनका पेन मतलब पेट दर्द करके आते हैं और वो डायग्नोज ही नहीं हो पाते पैनक्रियाटाइटिस के लिए। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है पेन, जो कि पेट में ऊपरी सतह पे होता है और कमर की तरफ जाता है। और ये पेन कभी भी अचानक शुरू हो जाता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में ये पेन कंटिन्यू रहता है और लगातार बार बार होता रहता है। तो पेन के अलावा जैसे उल्टी का जी करना, उल्टी आ जाना, घबराहट होना, और जैसे जैसे पैनक्रियाज की सूजन बढ़ती है दूसरे लक्षण चालू हो जाते हैं। जैसे सांस में दिक्कत आ जाती है, सांस भरने लग जाती है, पेशाब कम हो सकता है, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, घबराहट ज़्यादा होती है, पेशेंट उठ बैठ नहीं सकता, दर्द में तड़पता है ना। उनको आराम जब आता है, जब वो आगे झुकते हैं, लेटने पे उनको और दर्द होता है, क्योंकि पैनक्रियाज लेटने पे पीछे की तरफ गिरता है तो उसको पेन होता है। तो लोग आगे झुक के बैठे हुए मिलते हैं, ठीक है। प्लस उनके धीरे धीरे अगर पैनक्रियाज में सूजन बढ़ती है तो उनके कोई ना कोई दूसरे ऑर्गन सिस्टम पे, जैसे सांस की दिक्कत मैंने बताया, तो छाती में पानी बनने लग जाता है, उसके कारण सांस फूलने लग जाता है। तो पेशेंट सीरियस लगता है देखते ही। बट कई पेशेंट्स अर्ली, मतलब जो माइल्ड वाले होते हैं, मतलब हल्की पैनक्रियाटाइटिस वाले होते हैं, उनको घर पे मैनेज हो जाते हैं। जैसे गैस की दवाई ले ली, घर पे रखा उनको, तो डायग्नोज नहीं हो पाते। तो ये बहुत वेरीड सिम्टोमेटोलॉजी है। बट कोई भी पेट का दर्द अगर लेकर आता है तो हमें पैनक्रियाटाइटिस को सोचना चाहिए। जी, आपने अभी लक्षण बताया, लेकिन डॉक्टर अमित, इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा? एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर सौरभ ने जो बोला है, इसमें जो पेन होता है अधिकतर केसेस में वो, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ में बहुत कम होता है, पर कुछ में वो इतना सीवियर पेन होता है कि जिसे हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमने कुछ घरेलू उपचार कर लिया, कभी कुछ अजवाइन खा लिया, गैस की गोली खा ली, पर जो प्रीशियस टाइम होता है कि अगर इस समय पे हम पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाएं, और उस प्रीशियस समय को अगर हम इन चीज़ों में हम अगर गंवा देते हैं तो पेशेंट को आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो कोई भी पेन जो बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, जो पीछे की तरफ जा रहा है, लगातार वॉमिटिंग कर रहा है, वो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, और हमें उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसके मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा? पैनक्रियाटाइटिस, जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 से 4 मुख्य कारण होते हैं। जो सबसे मुख्य कारण है वो गॉल स्टोन है, यानी पित्त की थैली में पथरी का होना है। दूसरा मुख्य कारण अल्कोहल है। 2 मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा जो रेयर कॉजेज होते हैं उसके अंदर ड्रग्स, जो हम दवाएं वगैरह लेते हैं, किसी भी तरह की दवा जो होती है, जो एलोपैथी की दवाएं को तो हमें पता है कि ये दवा जो होती है पैनक्रियाटाइटिस करती है। हो सकता है आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाएँ भी इस तरह की पैनक्रियाज के अंदर नुकसान करती हूँ। गॉल ब्लैडर मुख्य कारण होता है। लगभग 40 से 50% लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। चूँकि गॉल ब्लैडर कॉमन है, स्पेशली मिडिल एज वुमेन के अंदर, जो 40-50 साल की फीमेल्स होती हैं, जो ओबेस होती हैं,
या कुछ फीमेल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं वो उसके रिस्क उनके अंदर ये गॉल ब्लैडर स्टोन की रिस्क ज़्यादा होती है, और गॉल ब्लैडर स्टोन की रिस्क ज़्यादा होने से पेनकाटाइटिस होने की रिस्क भी ज़्यादा रहती है। दूसरा जो कारण है, मुख्य कारण वो अल्कोहल है। नॉर्मली हम लोग आजकल देख भी रहे हैं कि अल्कोहल का यूज ज़्यादा होने लग गया है, यंग एज में लोग बाग उसको यूज करने लग गए हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है पेनकाटाइटिस नामक बीमारी और ज़्यादा बढ़े। और अल्कोहल के साथ में जो पेनकाटाइटिस होता है वो एक तो एक्यूट पेनकाटाइटिस होता है, और एक जो मुख्य कारण है अल्कोहल का, अल्कोहल जो होता है वो क्रॉनिक पेनकाटाइटिस करता है। जैसे सर ने बताया कि जो क्रॉनिक पेनकाटाइटिस होता है उसमें दर्द लगातार होता है, लगातार पेशेंट को दर्द होता है, उसको तेलीय दस्त होते हैं, लैट्रिन जो होती है वो तेल के साथ में लैट्रिन आती है, क्योंकि उसका जो खाना पचाने के जो एंजाइम्स वो बन नहीं रहे हैं उसकी बॉडी में, तो खाना वो पचा नहीं पा रहा है। तीसरा, उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज मैंने बताया कि इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है, तो वो भी बनना कम हो जाएगा तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगा। तीसरा जो सबसे रिस्क फैक्टर है वो उसके कैंसर होने का है। जो क्रॉनिक पेनकाटाइटिस वाले पेशेंट होते हैं उसमें कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जो 3-4 मुख्य कारण हैं, इस तरह के जो इनमें रिस्क फैक्टर हैं, उन्हें अगर किसी को भी इस तरह का पेन होता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सौरभ, ये बीमारी कितनी गंभीर है, क्या इसे डरने की ज़रूरत है? जैसे मैंने बताया, कुछ पेशेंट्स में माइल्ड होती है, माइल्ड मतलब अराउंड 80% लोगों में माइल्ड पेनकाटाइटिस। माइल्ड का मतलब है कि उनको सूजन जो आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती कि वो बॉडी में कहीं नुकसान करे, तो वो पेन करेगा, उल्टी होगा, पेट में आफरा आएगा, पेशेंट कुछ खाएगा नहीं, बट वो 5-7 दिन में रिकवर हो जाता है। तो हो सकता है उनकी डायग्नोसिस ना हो पाए। तो जो जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन लेकर आया और अगर हमने टेस्ट कराया तभी हमें पता चलता है कि पेनकाटाइटिस हुई है, मतलब क्लियर नहीं हो पाता कि पेनकाटाइटिस है। कई लोगों को गैस्ट्राइटिस, मतलब जो पेट में सूजन है, खाने पीने से जो गैस बनती है उसको समझ के हम ट्रीट कर देते हैं, जबकि वो पेनकाटाइटिस होता है। तो माइल्ड पेनकाटाइटिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट जब हमें पता चल जाए कि पेनकाटाइटिस है तो फिर हम उसके कारण अगर हम ढूंढें, जैसे अगर गॉल स्टोन है तो उसका इलाज ज़रूरी है करवाना। कोई अल्कोहल लेता है, अगर हमें बताएं नहीं कि भाई आपके पेनकाटाइटिस है, तो अल्कोहल अब आपको नहीं लेना है, क्योंकि पेनकाटाइटिस जिसको हो गया अगर वो अल्कोहल लेता रहेगा तो उसको अभी माइल्ड है, नेक्स्ट एपिसोड सीवियर भी हो सकता है, तो और वो क्रॉनिक पेनकाटाइटिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो माइल्ड पेनकाटाइटिस जो होती है उसमें रिकवरी जल्दी हो जाती है, वो खतरनाक नहीं होती है मेजॉरिटी। कुछ में मॉडरेट और सीवियर होती है। तो मॉडरेट और सीवियर में डिफ्रेंसिएशन ये है कि मॉडरेट में मतलब ऑर्गन फेलियर होता है जो कि 48 आवर्स में रिवर्स हो जाता है, मतलब कि अगर किसी को सांस में दिक्कत आई वो 48 घंटे में वापस नॉर्मल की तरफ आ गया। तो सूजन इतनी ज़्यादा हुई कि पेशेंट को सांस में दिक्कत आई या पेशेंट का पेशाब कम हो गया, किडनी फेलियर में चले गया, फिर वो रिकवर हो जाए, तो मॉडरेट है। और सीवियर होता है जब वो ऑर्गन फेलियर बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उनकी प्रॉब्लम महीनों तक खिंच सकती है, मतलब वो बीमारी जानलेवा हो जाती है अगर वो सीवियर पेनकाटाइटिस, जो कि 5 से 10% लोगों में होती है। तो इसलिए कोई भी पेनकाटाइटिस को हम माइल्ड और सीवियर में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, जब हम उसको देखेंगे, जब पेशेंट को देखेंगे, उसकी जांच वगैरह करेंगे, उसको अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो एडमिट करते हैं। तो हम हर पेशेंट को एडमिट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो माइल्ड पेनकाटाइटिस में भी हम घर नहीं भेज सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि माइल्ड आ जाए, कल उसको सांस में दिक्कत आ गई तो वो कल सीवियर की तरफ चले जाए, तो हमें ये क्लियर नहीं होता। तो हम वेट करते हैं, अगर वो रिकवर हो रहा है तो माइल्ड है, और अगर वो डिटेरियोरेट हो रहा है तो उसको सीवियर हो सकती है। तो उसकी फिर उस हिसाब से इलाज आईसीयू में करना पड़ता है, उनको लंबा मैनेजमेंट करना पड़ता है, उनके ऑर्गन फेलियर्स के लिए ट्रीट करना पड़ता है। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा, इसमें जो मैंने पहले भी कहा था कि जो पेन एब्डोमेन है, अगर उसमें हम इनिशियल पीरियड को हम इग्नोर करते हैं तो जो सिंपल माइल्ड पेनकाटाइटिस है कई बार वो मॉडरेट टू सीवियर पेनकाटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अब पेशेंट क्या है कि उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, वो मुंह से ले नहीं पा रहा है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, 6 to 7 लीटर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो यूरिन का किडनी पे डैमेज होता है। तो अगर हम समय रहते हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो वो जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। अब जैसे कोई पेशेंट पहुंचा या फिर जिस तरह से आपने लक्षण बताया, बहुत लोग अपने आप को इससे जोड़कर भी देख रहे होंगे कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और हम ज़्यादातर इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है छोटी मोटी चीज़ें हैं, और जब चीज़ बढ़ती है तब हमें डॉक्टर का ख्याल आता है, और जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब तक फिर वो माइल्ड से और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें ट्रीटमेंट भी वैसा करना है। लेकिन इससे आप लोग डायग्नोज कैसे करते हैं, प्रोसेस इसका क्या होता है? जैसा कि अभी सर ने कहा कि हमें एडमिट भी करना पड़ जाता है, फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्या इसका प्रोसेस है? इसका प्रोसेस सिंपल है।
एक तो जो क्लिनिकल पिक्चर, मतलब जो पेशेंट को जो सिम्टम्स हुए, जैसे सर ने बताया था कि ऊपरी हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है जो पीछे की तरफ जाता है, पेशेंट को आगे झुकने पे आराम महसूस होता है, इसलिए वो अधिकतर केसेज में आगे झुका हुआ रहता है, उसको लगातार वॉमिटिंग हो रही होती है ये, और पेट से गैस निकलना बंद हो जाता है, पेट में आफरा आ जाता है। ये 4-5 मुख्य सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ में एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, सीरम अमाइलेज या लाइपेज हम बोलते हैं, वो एक ब्लड टेस्ट होता है। वो यूजुअली पेनक्रियाटाइटिस का अटैक आने के 5 से 6 घंटे बाद में बढ़ना चालू होता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपके पेट में दर्द हुआ, हमने टेस्ट कराया, वो अगर नॉर्मल आ गया तो पेनक्रियाटाइटिस रूल आउट हो गया, ऐसा नहीं है। वो 3 से 5 घंटे के बाद में बढ़ता है। तो वो अगर टाइम पीरियड उस स्लॉट में आ रहा है और वो बढ़ा हुआ है वो। और तीसरी चीज़ होती है एक सोनोग्राफी। सोनोग्राफी का एक अपना लिमिटेशंस हैं। अगर सोनोग्राफी, क्योंकि पेनक्रियाज अंदर की तरफ होता है तो कई बार हम उसको डायग्नोस कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, बट सोनोग्राफी बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी वो होती है। अगर हमारा सस्पिशन बहुत हाई है, पेशेंट के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, माइलेज भी हाई आ रहा है, तो फिर एक सीटी स्कैन करके जांच होती है, जो आजकल लगभग सभी हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। तो इन 3 जांचों के ज़रिए हम जो होता है उसमें हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टिगेशंस होती है जिससे हम उसकी सीवियरिटी के बारे में पता करते हैं। सीटी स्कैन इटसेल्फ बताता है कि पेनक्रियाटाइटिस कितना सीवियर है, उसके आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लंबा कितना चलने वाला है पेनक्रियाटाइटिस, वो सब चीज़ें इन इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हम पता कर सामने आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हमने लक्षण को लेकर बात की, हमने अभी इलाज को लेकर बात हम करेंगे, क्योंकि डायग्नोस तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन किस तरह से इलाज होता है और कितना गंभीर है ये, कितना सीरियस इसे लेना चाहिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर अमित बने हुए लगातार। एक बार फिर आप दोनों का बहुत स्वागत है। हम ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अमित इसका इलाज कैसे है? क्या मेडिसिन से ही हो जाता है या फिर इसकी प्रोसीजर और आगे भी बढ़ती है जो कि सीरियस भी होता है? जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया कि ये कई तरीके के होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट टू होता है, सीवियर होता है, इसके अकॉर्डिंग ही उसका इलाज होता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की खास बात, इस बीमारी की खास बात ये है कि धीरे धीरे इनिशियल जो 10 डेज होते हैं उसमें ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया हमारे पास में तो वो जो उसकी कंडीशन है वो उससे इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा नहीं होता। इसकी खास बात है क्योंकि जैसे पेनक्रियाटाइटिस हुआ उसकी सूजन जैसे जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती है, जैसे लंग्स है आते हैं उनमें पहुंचती, वैसे वैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। दूसरा, पेनक्रियाज में जो नेक्रोसिस हुआ, कितना पार्ट डैमेज हुआ, उसके ऊपर उसकी सीवियरिटी डैमेज डिपेंड करती है, उसी के हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। तो जो इसकी अगर हम स्टेजेस में उसको हम डिवाइड करते हैं तो अर्ली स्टेज फर्स्ट 7 डेज होती है, और जो माइल्ड पेनक्रियाटाइटिस होता है जो लगभग 60 to 70 to 80% केसेस के अंदर होता है, उसमें पेशेंट जो होता है सिंपल फ्लूइड से, मतलब जो हम IV फ्लूइड दे रहे हैं और सिम्टोमेटिक पेन किलर्स देने से और वॉमिटिंग का इलाज करने से वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो 60 to 80% केसेस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। पर वो चूंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया तो वो आगे सीवियर केसेज में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं स्पेशली जिनमें पेनक्रियाज का बहुत सारा भाग डैमेज हो गया है, जो लगभग 20% केसेज होते हैं, वो सिक पेशेंट होते हैं, उनको ICU केयर की ज़रूरत होती है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, हम उनको मुंह से दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि आंतों में हवा भर गई है, आंतें काम नहीं कर रही हैं, तो उन्हें लगातार IV फ्लूइड की ज़रूरत है, पेन किलर की ज़रूरत है। आफ्टर 7 to 10 डेज उनके अंदर फिर इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो एक बहुत गंभीर समस्या है इस तरह के पेनक्रियाटाइटिस वाली, वो डेवलप होने लग जाती है। तो फिर हमें फिर महंगी एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज करना पड़ता है। 14 to 15 डेज़ के बाद में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर हमें वापस से CT स्कैन वगैरह कराते हैं कि क्या कोई पस वगैरह डेवलप हो गई है, फिर उस पस का इलाज करते हैं। उसके बाद में अगर एक कुछ ऐसा एरिया डेवलप होता है आफ्टर 3-4 वीक के बाद में कि पेशेंट इनिशियल स्टेज से रिकवर कर गया, पर कुछ पेशेंट्स जैसे मैंने 15 से 20% केसेज जिसमें इन्फेक्शन जो कॉम्प्लिकेशन हुई तो पेट के कुछ हिस्सों में जाके वो पस के रूप में डेवलप हो जाती है, और वो जो पस होती है वो बहुत खतरनाक होती है और वो लंबे समय में जाके पेशेंट के लिए जानलेवा सिद्ध होती है। तो वहाँ पे फिर जो है डॉक्टर सौरभ सर्जिकल टीम का रोल आता है, वो आगे आपको इसके बारे में बताएं। इसके आगे का फिर प्रोसेस कैसा होता है? तो ये जो सर्जरी है पैनक्रियाटाइटिस के लिए, उसमें एक तो जो डॉक्टर अमित सांगी ने बताया कि पैनक्रियाज के लिए सर्जरी, जो पैनक्रियाज सड़ गया है, जो गल गया है, उसमें बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो वो एक इन्फेक्टेड नेक्रोसिस कहते हैं, मतलब वो सड़ा हुआ पार्ट में कीटाणु चले जाते हैं। तो पहले शुरू में वो सिर्फ उसमें ब्लड सप्लाई उसकी रुक जाती है या सूजन आकर वो एरिया डैमेज हो जाता है, धीरे धीरे उसमें कीटाणु जाते हैं। तो उसमें क्या है, पानी और
कुछ गाढ़ा मटेरियल अंदर जमा रहता है पेट के अंदर, तो उसमें हम सर्जरी का जो टेक्निक है वो डायरेक्टली सर्जरी एंटर नहीं करते। मतलब हम पहले 40-50 साल पहले डायरेक्टली ओपन सर्जरी होती थी, आजकल वो नहीं होती है, बिकॉज हम पैनक्रियाज को एक साथ पूरा नहीं निकाल सकते, वो सब चिपक जाता है आसपास के, और वहाँ पर बहुत सारी खून की नसें वगैरह होती हैं। तो हम जब भी पैनक्रियाज के लिए सर्जरी करते हैं तो उसमें हमें धीरे धीरे प्लान करना चाहिए, मतलब अचानक से एंटर नहीं करना है। तो उसमें टेक्निक्स बहुत सारी नई डेवलप हो गई हैं, जिसमें एक टेक्निक होती है जिसमें हम वो पानी जो है उसको ट्यूब डाल के, मतलब अल्ट्रासाउंड या सीटी से एक पेट में ट्यूब डाल देते हैं जो उस पानी को निकाल देती है। ट्यूब अंदर पड़ी रहती है, फिर वो धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। जब वो पानी निकलना बंद हो जाए या वो पानी सूख जाए पर गाढ़ा मटेरियल अंदर पड़ा रहे जो कि बॉडी में डैमेज कर रहा है, इन्फेक्शन, बुखार कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो फिर उस ट्यूब के रास्ते से हम अंदर दूरबीन से उसके जो सॉलिड मटेरियल है, जो गाढ़ा सड़ा हुआ पार्ट है, उसके टुकड़े करके निकाला जाता है। तो ये लेप्रोस्कोपिक या हाइब्रिड टेक्निक कहते हैं, जो कि दूरबीन द्वारा पैनक्रियाज की नेक्रोटिक पार्ट को निकाला जाए। और अगर वो सक्सेस नहीं होता तो फिर ओपन सर्जरी, मतलब जिसमें बड़ा चीरा लगता है। तो ये सब बहुत पेचीदा मामला है, मतलब इसमें 1 से 1.5 महीने बाद ये करते हैं ऑपरेशन। तो तब तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, तब तक उनका इलाज चल रहा होता है, या बार बार वो डिस्चार्ज होता है, एडमिट होता है। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि देरी की वजह से, वही अगर वक्त रहते पेशेंट अगर पहुंचता है, किस्मत है, मतलब ये हम कह नहीं सकते कि ये पेशेंट को सीवियर होगा, नेचुरल कोर्स है डिजीज का बेसिकली। तो जो पेशेंट सीवियर में फंस गया वो फिर सर्जरी का चांस अराउंड 30-50% नेक्रोसिस जिनका हो गया, उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और एक बार ये सब ठीक होने के बाद, सर्जरी होने के बाद, क्या दोबारा ऐसे चांसेस होते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ, जब सर्जरी हम करते हैं तो फिर हमें क्या करना है कि वो जो पार्ट है उसको निकाल देते हैं, बट वो वहाँ पर एक जगह रह जाती है। भाई पैनक्रियाज एक लंबा सा ऑर्गन है, तो अगर बीच का पार्ट निकल गया तो इधर वाला और इधर वाला 2 पार्ट रह गए, तो वहाँ पर वापस उस जगह में पानी बढ़ जाता है। अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी। तो सर्जरी बहुत सिंपल सर्जरी नहीं है, तो इसलिए मैं लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं हम कि पैनक्रियाटाइटिस को हल्के में नहीं लेना, और पैनक्रियास के बारे में जागरूकता आनी चाहिए कि सीवियर पैनक्रियाटाइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी, जिसमें बॉडी में इतना डैमेज होता है, पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहते हैं, उनका खूब पैसा वैसा खर्च होता है ना, लंबा इलाज चलता है, तो पेशेंट परेशान हो जाता है, घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। तो ये बीमारी को अगर आप अर्ली ट्रीट कर लें या इसको गंभीरता से ले लें, तो जैसे अपन हार्ट डिजीज़ को लेते हैं कि हार्ट डिजीज़ में इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, यहाँ पर हम पेट दर्द को सीवियर नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं। तो वो एक पैनक्रियाटाइटिस अगर है, बिल्कुल, और ये इस शो का हमारा मकसद भी ये है कि लोग समझ सकें कि इसे इग्नोर नहीं करना है। लेकिन डॉक्टर अमित, हमने भी बात की कि अगर हो जाए क्या लक्षण होते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, लेकिन हम इसे बच कैसे सकते हैं कि ये हमें हो ही ना, ये दिक्कत ही ना हो हमें? क्या हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? देखिए, पैनक्रियाटाइटिस के 2 मुख्य कारण मैंने बताए थे, एक गॉल स्टोन है और एक अल्कोहल है। अल्कोहल से बचना, उसको यूज ही नहीं करना है। अगर आप उसको यूज नहीं करें तो आपको उसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस नहीं हो सकता। गॉल स्टोन में ये है कि गॉल स्टोन में बेसिकली काफ़ी, जैसे अगर हम 100 लोगों की सोनोग्राफी करें, स्पेशली फीमेल की, तो लगभग 5 से 10% लोगों, 5 से 10 फीमेल्स में गॉल स्टोन मिलते हैं। तो हम हर गॉल स्टोन्स के लिए हम ये नहीं कहते कि आप ऑपरेट कराना है। अगर गॉल स्टोन सिम्टोमेटिक है, मतलब अगर वो पेन कर रहे हैं, तो अधिकतर केसेस में पैनक्रियाटाइटिस करने से पहले भी वो हल्का फुल्का पेन कर रहे होंगे वो, तो हमें वो जो पेन है उसको भी इग्नोर नहीं करना है। कम से कम एक बार जाके डॉक्टर से जाके एक सोनोग्राफी कराएं। अगर वो पेन गॉल स्टोन की वजह से है तो हम सिंपल कोलेसिस्टेक्टोमी करके, मतलब गॉल ब्लैडर को हम वो निकाल के आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे पैनक्रियाटाइटिस है या और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस और होती हैं गॉल स्टोन की, उससे हम बच सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है अवेयरनेस, इग्नोर नहीं करना अपने सिम्टम्स को। माइल्ड एब्डोमिनल पेन है, एक बार कम से कम डॉक्टर से मिलें, अगर उन्हें लगता है तो एक सोनोग्राफी कराएं, और अगर वो गॉल स्टोन का पेन है तो उसका हम अगर ऑपरेट कराते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तीसरा ये है कि कुछ रेयर कॉजेज होते हैं, जैसे लिपिड्स के अंदर हमारे ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़े हुए होते हैं, या वो होते हैं तो जिनमें रिकरेंट होता है, मतलब जैसे एक बार अटैक आया फिर दोबारा अटैक आता है, तो उसके जो कारण है वो गॉल स्टोन है, अल्कोहल है और ड्रग्स है। तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर हम थोड़ा अवेयर रहें तो हम ये दोबारा इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, ये किसके लिए ज़्यादा खतरनाक है, मतलब मेल फीमेल हम समझे, या एज फैक्टर वाइज? आप लोग तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, वो कौन सा एज ग्रुप है जिनमें ज़्यादा ये होता है, या फिर सीवियर हो या माइल्ड ही हो?
तो सीवियर पैनक्रेटाइटिस जो भी बॉडी में डैमेज हो रहा है वो ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन्स में डैमेज होता है, लंग्स, किडनी, हार्ट वगैरह। तो ओल्ड एज में बहुत सीवियर हो सकता है, बिकॉज ओल्ड एज में सब ऑर्गन्स वैसे ही कम काम कर रहे होते हैं। भाई जो 80 साल का है उसमें माइल्ड वाला पैनक्रेटाइटिस भी सीवियर हो जाता है। तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई उनके ऑलरेडी बॉडी वीक है, कोई डायबिटिक है, कोई और बीमारियां हैं जिनको सांस में ऑलरेडी, जैसे कोई स्मोकर है तो उनको लंग्स में थोड़ा सा भी पानी भरेगा तो उनको सांस में दिक्कत और बढ़ जाएगी, निमोनिया हो जाएगा। तो ऐसे करके जो पेशेंट फिट होते हैं वो भी सिक हो जाते हैं। तो जो अनफिट हैं पहले ही, जिनके ऑलरेडी बीमारियां, तो उनको तो और ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ये पैनक्रेटाइटिस जैसे ही कोई ओल्ड एज में होता है हम उसको सीवियर पैनक्रेटाइटिस में कैटेगराइज करने लग जाते हैं, बिकॉज वो उनके ऑर्गन का मार्जिन बहुत कम होता है। वो थोड़ा सा बीपी उनका एकदम से कम हो जाए, पेशाब बंद हो जाए, ऐसा रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर अमित, जिस तरह से दो आपने अहम चीज़ें बताई, अल्कोहल हो या गॉल ब्लैडर में पथरी, ये जो कुछ है इस पे हम अलर्ट रह सकते। लेकिन अगर इस लिहाज से देखें तो फिर तो बच्चों को इससे में खतरा नहीं है, बच्चों को ये दिक्कत नहीं होती होगी? बच्चों में कुछ अलग तरीके के हेरिडिटरी जिनको हम कहते हैं वो पैनक्रेटाइटिस होते हैं, वो भी रिकरेंट पैनक्रेटाइटिस होते हैं। वो जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, पर वो बहुत रेयर हैं। तो उसमें एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको पैनक्रेटाइटिस उनकी वजह से हो रहा है तो फिर वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका इलाज है। एज सच इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते बेसिकली। बिल्कुल। और इंटरनल अगर ये सब चीज़ें चलती हैं तो क्या आउटर लेवल पर ऊपर से भी कुछ फ़र्क नज़र आता है? ऐसे में इस पर कुछ फ़र्क नहीं, जैसे हम आपने अंदर की बात की, पानी भर जाना या फिर जो दिक्कतें हमें इंटरनल होती है, क्या हमें आउटर लेवल पर ऊपर से कुछ समझ में आता है? सिम्टम्स हैं जैसे फेफड़ों में पानी भरता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर उसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा तो उसको फीवर आएगा, कफ होगा, उसको वेंटिलेटर पे की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर उसके पेट में पानी भरा है तो पेट में फुलाव आ जाता है, फूल जाता है, उसकी आंतें काम नहीं कर रही है, उसको मोशन नहीं हो रहा होता, उसको लगातार वॉमिटिंग हो रही होती है। वही सब सिम्टम्स हैं। ठीक है, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज आप दोनों देना चाहेंगे डॉक्टर सौरभ? मैं ये व्यूवर्स को मैसेज देना चाहूँगा कि पैनक्रियाज के बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि ये ऐसे कॉमन बीमारी है। अगर आप सर्च करें तो मतलब लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं है कि पैनक्रियाज क्या होता है। तो मैं जब किसी पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस के बारे में समझाता हूँ तो पहले तो मैं उनको एक डायग्राम दिखाता हूँ ह्यूमन बॉडी का, जिसमें एनाटमी क्या है, मतलब उसका अंदर का क्या स्वरूप है और ये ऑर्गन किस काम आता है उसकी नॉलेज भी नहीं, मतलब फिजियोलॉजी की नॉलेज भी नहीं है, जो कि लोगों को होनी चाहिए। मतलब जैसे बेसिक स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सब भूल जाते हैं, तो उनको लगता है पेट एक कुछ मिक्सर है, सब कुछ हो जाता है उसमें, जबकि अलग अलग ऑर्गन्स है। तो अगर पैनक्रियाज के बारे में नॉलेज होगी तो पैनक्रेटाइटिस के बारे में नॉलेज हो जाएगी, और वो एक सीवियर है, उसको इलाज होना चाहिए उसका जल्दी। वो अगर नॉलेज आ जाती है तो पेशेंट्स हमारे पास जल्दी आ जाएं और हम जल्दी इलाज कर लें। फिर वो पेशेंट्स को अगर हम ट्रीट कर पाएँ अच्छी तरह तो हम कई लाइव्स बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमित, एक लास्ट मैसेज। जैसे डॉक्टर सौरभ ने कहा, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए अपने सिम्टम्स को। बॉडी में अगर कोई सिम्टम्स हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करके एक किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें। एक अगर वो कहते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जैसे सोनोग्राफी है, एक बहुत ही कॉमन सी होने वाली, बहुत इजीली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन है, वो कराना चाहिए। और दूसरा, अल्कोहल बहुत इजीली हम उससे बच सकते हैं। और एक ओबेसिटी है, मोटापा है, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल और थोड़ा सा अपने सिम्टम्स के लिए अवेयरनेस हमें इस गंभीर बीमारी से बचा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित, डॉक्टर सौरभ, आपका हमारे शो में आने के लिए। और ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप जो दूसरे ऑर्गन से उस पर तो फोकस करते हैं, लेकिन पैनक्रियाज क्या है इसे समझिए, पढ़िए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी शायद आप भी अपने सिम्टम्स को इससे मैच कर पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि वक्त रहते अगर इलाज हो गया तो शायद इतने लंबे प्रोसेस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर देरी हुई तो बहुत कुछ गंभीर भी हो सकती है बीमारी, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके परिवार को भी इसे फेस करना पड़ सकता है। चलिए, 6 हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।